अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा चैप्टर नंबर 21 जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था। इस चैप्टर के रेडिएशन डिटेक्टर्स पहले दो हमने पढ़ लिए थे, जियन कॉन्सेप्ट और विल्सन क्लाउड चैम्बर। तीसरा रेडिएशन डिटेक्टर था बेटा सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान है, इजी है। एक सॉलिड स्टेट डिटेक्टर बेटा पी एन जंक्शन डायोड पर मुश्तमिल होता है। पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है बेटा। इस पी एन जंक्शन डायोड के ऊपर कोटिंग की जाती है गोल्ड, ठीक है बेटा। ये गोल्ड है, उसकी वजह यह है कि इस पी एन जंक्शन डायोड का एक्सटर्नल सर्किट के साथ बेहतरीन करंट फ्लो करे, एक बेहतरीन यहाँ से एक कनेक्शन बने, उसके लिए इसके ऊपर गोल्ड लेयर की फॉयल चढ़ाई जाती है, ठीक। गोल्ड लेयर इसके ऊपर चढ़ाई जाती है। अब हमेशा बेटा याद रखिएगा, डायोड की फॉर्मेशन के अंदर चैप्टर नंबर 18 आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है कि किसी भी एक सेमीकंडक्टर डायोड को कैसे तैयार करते हैं। उसके लिए प्योर सेमीकंडक्टर को डॉपिंग प्रोसेस में से गुजरा जाता है, ठीक है बेटा। डॉपिंग प्रोसेस। अब डॉपिंग के अंदर आपने दो चीजें पढ़ी हुई, या तो फिर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी या फिर पेंटावेलेंट। ये इम्प्योरिटी शामिल करके आप एन टाइप भी बनाते थे और पी टाइप भी बनाते थे। और इसके बाद जब किसी एक सेमीकंडक्टर को इस तरह से डॉप करते थे कि एक हिस्से को ट्राइवेलेंट से और दूसरे को पेंटावेलेंट से, तो उस वक्त हमें पी एन जंक्शन डायोड हासिल होता था। तो ये तो सिंपल इसकी कंस्ट्रक्शन थी हमारे पास। अब जैसे ही एक पी एन जंक्शन डायोड तैयार हो जाता है तो इसके अंदर ये सेंट्रल पार्ट होता है बेटा डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन है हमारे पास, जो कि न्यूट्रल होता है, किसी किस्म का इसके ऊपर चार्ज नहीं होता। मतलब कहने का क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ होल्स होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक बिल्कुल अलग थलग ये एक डिप्लेट करने वाला, दो रीजन्स को अलग अलग करने वाले एक खास रीजन बन जाता है, जिसे डिप्लीशन रीजन कहा जाता है। अब ये डायोड इस्तेमाल होगा बेटा एज अ डिटेक्टर ऑफ रेडिएशन। वो कैसे काम करता है, पहली तो बात यहाँ पे बेटा नोटिस कीजिएगा कि पी एन जंक्शन डायोड को हमेशा रिवर्स में इस्तेमाल किया जाएगा। रिवर्स में कैसे इस्तेमाल करेंगे, ड्यूरिंग बायसिंग प्रोसेस इसकी रिवर्स बायसिंग की जाएगी, ठीक है बेटा। ये पहली बात आपने ध्यान में रखनी है, रिवर्स बायसिंग। देखिए एन टाइप नेगेटिव टाइप रीजन को आपने प्लस के साथ कनेक्ट करना होता है। रिवर्स बायसिंग आपका पी एन जंक्शन डायोड, अगर मैं दोबारा से आपको याद दिलाना चाहूँ तो नेगेटिव टाइप रीजन को आपने प्लस ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करना होता है, और जबकि पॉजिटिव टाइप रीजन ऑफ द पी एन जंक्शन डायोड इसको आपने बेटा कनेक्ट कराना होता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। तो इस तरह से इसकी जो बायसिंग हो जाती है वो रिवर्स हो जाती है। रिवर्स के दौरान क्या था कि यहाँ से जितने भी नेगेटिव टाइप रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव टाइप रीजन के अंदर यहाँ नेगेटिव के साथ चूंकि से कनेक्ट किया हुआ तो ये सारे होल्स इस तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब मामला क्या बनता है कि इधर से नेगेटिव टाइप रीजन में से किसी किस्म के इलेक्ट्रॉन्स जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के तौर पर मौजूद होते हैं वो डिप्लीशन रीजन के ऊपर किसी किस्म की फोर्स नहीं लगा रहे होते, और वहीं पॉजिटिव टाइप रीजन के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के तौर पर होल्स मौजूद होते हैं, ये होल्स डिप्लीशन रीजन के ऊपर किसी किस्म की फोर्स नहीं लगा रहे होते। अब यही वजह है कि हमें प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर किसी किस्म का करंट फ्लो करता हुआ दिन नहीं दिखाई देता, तो इसीलिए ये रिवर्स बायसिंग की जाती है। अब क्या होगा कि जैसे ही रेडिएशंस आकर यहाँ इस डिप्लीशन रीजन के ऊपर फॉल करती हैं तो उस वक्त इस डिप्लीशन रीजन के अंदर मौजूद होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल पोर्शन बन गया था वो अब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अलग होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ये अलग होना शुरू हो जाते हैं जब रेडिएशन आकर टकराती है, तो डिप्लीशन रीजन के अंदर स्मॉल और ये आयनाइजेशन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही ये आयनाइज होंगे होल इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रोड्यूस होंगे, अब गौर करें जैसे ही यहाँ से
सारे होल्स यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ मूव करेंगे। ओरिजिनली तौर पर हमेशा बेटा याद रखिएगा होल्स इमोबाइल होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते, पॉजिटिव बायस जो होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स ये मोबाइल्स होते हैं, मतलब ये मूव कर सकते हैं। तो मोबाइल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से मूव करेंगे और यूं इसमें से एक करंट फ्लो करना शुरू कर देगा और वो करंट जैसे ही फ्लो करता है तो हमें वो करंट सिग्नल यहाँ पर चाहिए होता है। अब इस करंट सिग्नल के बाद दो चीजें गौर में रखिएगा, एक तो बड़ी जल्दी हमें इस पीएन जंक्शन डायोड में से करंट फ्लो करता हुआ मिल जाता है, इवन के 3 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक अगर एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो इस डिटेक्टर के अंदर वो करंट की पीक हमें हासिल हो जाती है इजीली। अब करंट की पीक जैसे ही हमें हासिल होगी तो उस वक्त इसका काउंट रेट स्टार्ट हो जाता है और इवन के जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स पेयर एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बन रहे हैं उनको बड़े बहुत ही स्मॉल टाइम रेट के अंदर, बिल्कुल स्मॉल टाइम रेट में इनको रिसीव कर लिया जाता है। ठीक है बेटा, स्मॉल टाइम रेट होता है यहाँ पर कि फौरन से ये बैटरी के टर्मिनल्स के ऊपर यानी कि कैथोड और एनोड के ऊपर पहुंच जाते हैं। स्मॉल टाइम रेट होने की वजह से जैसे ही कलेक्ट होंगे काउंट रेट बढ़ जाता है। ठीक है बेटा, काउंट रेट बहुत फास्ट हो जाता है अगर इस टाइम रेट को डिक्रीज कर लिया जाए, शॉर्टर कर लिया जाए। किस टाइम रेट को? उन होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की रिकवरी को, एक्सेप्शन को। तो इस तरह से काउंट रेट जैसे इसका बढ़ जाता है तो बहुत फास्ट हो जाता है ये, क्योंकि बहुत कम वक्त के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को एनोड और कैथोड के ऊपर रिसीव कर लिया जाता है। तो इसीलिए काउंट रेट बाकी दो जो हमने डिटेक्टर्स पढ़े हैं उनके मुकाबले में बहुत ज्यादा है। अब इसी बुनियादों पर इसको ज्यादा से ज्यादा स्मॉल एनर्जी रखने वाले पार्टिकल्स हैं उनकी डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा। तो कुछ इसके यूजेस आपने ध्यान रखने हैं बेटा। प्रोडक्शन ऑफ करंट पल्स रिक्वायर्स स्मॉल एनर्जी। ठीक है, अभी हमने देखा बिल्कुल थोड़ी सी एनर्जी के ऊपर हमें वो करंट की पल्स मिल जाती है। दूसरा बेटा, प्रैक्टिकली तौर पर यूजफुल है फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्मॉल एनर्जी पार्टिकल्स। ऐसा पार्टिकल्स जिनकी एनर्जी बहुत कम होती है, बहुत स्मॉल होती है, पेनिट्रेटिंग पावर हाई होती है। ये बात ध्यान में रखिएगा, पेनिट्रेटिंग पावर हाई होती है। ज्यादा से ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर रखने वाले पार्टिकल्स को बहुत ही आसान तरीके से अगर डिटेक्ट करना हो तो उस वक्त जो डिटेक्टर इस्तेमाल किया जाएगा बेटा वो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर होगा। ठीक है बेटा, कलेक्शन टाइम ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल। अभी हमने देखा कलेक्शन टाइम स्मॉल है तो इसका मतलब इसका काउंट रेट फास्ट हो जाएगा। आखिर में बेटा, यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ गामा रेज। मैंने अभी कहा कि जो हाईली पेनिट्रेटिंग पावर होती है उनकी डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि वही पहले तो जो हमने पढ़े हुए जैसे जीएम डॉटर है वो अल्फा और बीटा पार्टिकल्स की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, तो सवाल है बहुत, एक तो थोड़ा सा छोटा इसका साइज होता है, इजीली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि जहां दूसरे काउंटर्स को देखें, दूसरे डिटेक्टर्स को देखें तो उनके अंदर गैस फिल की जाती है, स्पेस ज्यादा लेते हैं, उनके वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत स्मॉल वॉल्यूम करता है और इजीली ये दोनों रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकता है। तो ये था हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद है बेटा न्यूक्लियर रिएक्शंस। है क्या? किसी भी एक एलिमेंट का न्यूक्लियाई बदल कर किसी दूसरे एलिमेंट में तब्दील हो जाना। ठीक है, पहले एलिमेंट एक हो, अब उसके न्यूक्लियाई रेडियोएक्टिव डीके प्रोसेस में से गुजरे। अब रेडियोएक्टिव डीके प्रोसेस खुद ब खुद भी हो सकता है, नेचुरल तौर पर भी हो सकता है, या इंड्यूस्ड रेडियोएक्टिव डीके भी करा सकते हैं आप, दोनों तरह के हो सकते हैं। अब इस एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट में बदल जाना और न्यूक्लियाई की बुनियाद पर, मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, किसी एक एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट बदल जाना अगर उसके न्यूक्लियस में कोई तब्दीली है, मतलब कि वो रेडियोएक्टिव डीके प्रोसेस में से गुजरे, तो इस तरह के रिएक्शन को बेटा क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर रिएक्शंस कहा जाता है। डिफाइन इसको ऐसे करते हैं बेटा, द प्रोसेस व्हिच चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस by the bombardment of fast moving particles जैसे कि प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं, is called as nuclear reaction। एक ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को बदला जाता है by fast moving particles। फास्ट मूविंग पार्टिकल्स को बम्बार्ड करा के, अब इन फास्ट मूविंग पार्टिकल में प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं, तो इस तरह के रिएक्शन को बेटा क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर रिएक्शन। अब यहाँ पर ये इंड्यूस्ड हमने कराया है, देखिए यहाँ पर रेडियोएक्टिव डीके बम्बार्डमेंट ऑफ द फास्ट पार्टिकल्स की वजह से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम इंड्यूस्ड कराएं,
नेचर के अंदर भी मौजूद है, तो इसका मतलब नेचर के अंदर भी ये रिएक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए नेचुरल तौर पर भी ऐसा हो सकता है कि किसी भी एक एलिमेंट के न्यूक्लियाई का किसी दूसरे न्यूक्लियाई में बदल जाना और खुद ब खुद अपने अंदर से रेडिएशन को खारिज करना, तो वो भी न्यूक्लियर रिएक्शन ही बनेगा। दूसरी डेफिनेशन होती है बेटा न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, ट्रांसम्यूट करना, बदल देना, चेंज हो जाना, एक कैफियत से या एक शक्ल से दूसरी शक्ल में आ जाना। तो ट्रांसम्यूटेशन क्या है? द प्रोसेस by which an element is converted into another element by changing its nucleus is called as nuclear transmutation। अब इसके लिए हमने एक नेचुरल प्रोसेस देखा हुआ है कि रेडियम 88-26 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जब ये रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस में से गुजरता है तो रेडॉन गैस के अंदर बदल जाता है। अब एक अल्फा पार्टिकल भी खारिज करेगा। अब यहाँ से गौर करें, अल्फा पार्टिकल जैसे ही खारिज होगा तो इसका एटॉमिक नंबर 2 यूनिट कम होगा और वहीं इसका मास नंबर जो बेटा है वो 4 यूनिट्स कम हो जाएगा और कुछ न कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी या तो रिलीज होगी या अब्सॉर्ब होगी इस रिएक्शन के दौरान, जिसे क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पर दो बातें बेटा नोटिस में रखनी है। हो सकता है एनर्जी अब्सॉर्ब हो, ठीक है बेटा, एनर्जी अब्सॉर्ब हो तब जाकर ये न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल हो और ऐसे प्रोसेस को बेटा कहा जाता है एंडोथर्मिक, ठीक है बेटा, एंडोथर्मिक। तो ये डेफिनेशन भी आपसे पूछी गई। एंडो का मतलब एंट्री, लफ्ज ईएन से यहां पर देखें एंट्री, क्या आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े, देनी पड़े, एंटर करनी पड़े, तब जाकर रिएक्शन पॉसिबल हो। तो इस तरह रिएक्शन को बेटा क्या कहा जाता है? एंडोथर्मिक कहा जाता है। अब हो सकता है किसी रिएक्शन के दौरान ये एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है बेटा, तो रिलीज होती हुई एनर्जी के लिए इस तरह के रिएक्शन को बेटा क्या कहा जाता है? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ठीक है बेटा। एक्सो एग्जिट से निकला है, एग्जिट आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी जगह अगर आप एंटर होते हैं तो आपके लिए क्या कहा जाता है? एंटर, एग्जिट, ये तो एग्जिट का लफ्ज। तो एक्सो वहीं से लिया गया, इस तरह से कोई याद करें। और इस ऐसे रिएक्शन जिसके दौरान एनर्जी रिलीज होती है तो इस तरह के रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक, जबकि ऐसे रिएक्शंस जहां पर एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़े ताकि वो न्यूक्लियर रिएक्शन हो सके, तो ऐसे रिएक्शंस को बेटा कहा जाता है एंडोथर्मिक। तो अब ये दोनों ध्यान में रखिएगा। अब मैंने इसकी दो मिसालें आपके सामने रखी हुई हैं। जब एक प्रोटॉन बम्बार्ड किया जाता है लिथियम के ऊपर, तो ये बदल जाता है दो अल्फा पार्टिकल्स के अंदर, और जो एनर्जी यहां पर बेटा रिलीज होती है 7.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये बेटा प्लस में आती है और ये रिएक्शन बेटा क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। जबकि वही जब एक नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन 770, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड कराए जाते हैं, तो ये नाइट्रोजन बेटा बदल जाती है ऑक्सीजन 817 के अंदर और एक प्रोटॉन यहां से खारिज होता है और यहां 1.16 क्यूब वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाकर एक नाइट्रोजन बदल जाता है ऑक्सीजन न्यूक्लियाई के अंदर, ठीक है बेटा। तो ये दो एग्जांपल्स आपने ध्यान में रखनी है। ये एग्जांपल्स आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अगर पूछे तो आपने इनको ऐड करना है। ये एक्सोथर्मिक के लिए है और एक एंडोथर्मिक के लिए है। यहां पर ये क्यूब वैल्यू बेटा नेगेटिव होगी, नेगेटिव क्यूब मैं लफ्ज यहां पर लिख रहा हूं। अब इसके बाद एक प्रोसेस जो यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर जब आप अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करते हैं बेटा, तो अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की वजह से ये नाइट्रोजन बदल जाता है ऑक्सीजन के अंदर और एक प्रोटॉन यहां से खारिज होता है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी खारिज होती है। फॉर द फर्स्ट टाइम पहली दफा ये रिएक्शन बेटा किया था रदरफोर्ड ने, ठीक है बेटा, रदरफोर्ड। ये वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहला न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म किया था 1918 के अंदर, ठीक है बेटा, 1918 के अंदर। आपकी जो बलूचिस्तान बोर्ड के अंदर उन्होंने 1919 लिखा हुआ है, तो आपने अपने बोर्ड्स को ही फॉलो कर लेते हैं। एक दो साल वैसे गैस होता है, इसके अंदर किसी किस्म की चेंजमेंट नहीं होती, लेकिन चूंकि बोर्ड्स आपको बुक फॉलो करने के लिए कहते हैं तो आप बुक फॉलो कीजिएगा। पीटीबी के अंदर 1918 लिखी गई है, जबकि आपके बलूचिस्तान बोर्ड के अंदर 1919 उन्होंने लिखी हुई है, तो आपने अपने बोर्ड को फॉलो करना है। तो है रदरफोर्ड जिसने पहली दफा ये न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म कराया था। अब एक बात बेटा आपने नोटिस में रखनी है कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन उस वक्त पॉसिबल हो पाता है अगर वो 4 रूल्स को फॉलो करे। रूल्स क्या है बेटा? वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे,
वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करे, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करे, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करे। तो ये चार बेसिक लॉज हैं। अगर तो कोई न्यूक्लियर रिएक्शन इसको फॉलो करता है तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन नेचर के अंदर एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो इंड्यूस्ड हो, चाहे वो आपके पास क्या हो बेटा नेचुरल प्रोसेस से हो रहा हो। अगर तो कोई न्यूक्लियर रिएक्शन इन चार रिएक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर वो इसको फॉलो नहीं करता, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो नहीं करता, फिर या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो नहीं करता, चारों में से कोई एक, अगर एक भी वो यहाँ पर फॉलो नहीं करता और इसकी नफी कर जाता है, तो फिर वो रिएक्शन कभी भी नेचर के अंदर पॉसिबल नहीं होता। न्यूक्लियर लेवल पर कभी ऐसा रिएक्शन हो ही नहीं सकता। तो बेटा आपकी बुक के अंदर दो उसके कंजर्वेशन रूल्स आपसे डिस्कस किए हुए हैं, हम भी उन्हीं को डिस्कस करेंगे। हालांकि ये चार रूल्स हैं, तो आपने ध्यान में रखना है चारों को फॉलो करना लाजमी है। अगर कोई एक भी वो अनफॉलो करेगा या एक के अंदर वो कंजर्वेशन रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो ऐसा रिएक्शन कभी नेचर के अंदर पॉसिबल नहीं होगा। तो पहला है कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है। इसी रिएक्शन के लिए कि जब अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए जाते हैं एक नाइट्रोजन न्यूक्लियाई के ऊपर और ये फिर बदल जाता है ऑक्सीजन के अंदर, एक प्रोटॉन यहां से खारिज होता है, इस रिएक्शन के लिए ज्यादातर 4 में परफॉर्म किया था। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मास को यहां पर फॉलो कराना चाहें तो हमेशा याद रखिएगा बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बिफोर द रिएक्शन बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आफ्टर द रिएक्शन। जाहिर सी बात है मास उस वक्त कंजर्व होगा जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कंजर्व है। ठीक है बेटा, अब इनके अंदर थोड़ी सी स्लाइड से चेंज आती है, वो कंजर्वेशन रूल थोड़ा सा फॉलो नहीं हो पा रहा। उसकी वजह क्या है कि आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन भी कुछ न कुछ हद तक मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों किस्म के रिएक्शन पड़ेगा कि ये एक्सो भी हो सकता है और एंडो भी हो सकता है। तो ये बात आपने नोटिस रखनी है। अब यहाँ से लेके अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात की जाए, ये रिएक्शन से पहले 7 + 2, ठीक है, और वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए आफ्टर द रिएक्शन इनकी तादाद को देखना चाहें तो 8 + 1 9 और 9। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंजर्व है, और वही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें तो बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बिफोर द रिएक्शन, ठीक है, ये 7 + 2 और नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स आफ्टर द रिएक्शन 9 + 0। मैं यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको कैलकुलेट करके नहीं दे रहा, आपके पास फार्मूला है, हमारे डेटा पे पढ़ चुके हैं, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब मास कंजर्वेशन रूल को ये फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन दोनों कंजर्व कर रहे हैं। और वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अगर देखना चाहें बेटा तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक E बराबर है mc²। ठीक है बेटा, यहां से एनर्जी कंजर्वेशन रूल के मुताबिक हो सकता है एनर्जी के अंदर स्लाइडली सा डिफरेंस आ सकता है। डिफरेंस क्यों आएगा? यहाँ से आंसर एनर्जी इक्वेशन के मुताबिक कुछ ना कुछ हद तक मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर एनर्जी हमें मास के अंदर कन्वर्ट होती हुई दिखाई देती है। तो डिफरेंट लेवल के ऊपर ये बिल्कुल वैलिड है, तो इसीलिए वो एनर्जी के अंदर सवाल सा चेंज आ सकता है। तो टोटल मास बिफोर द रिएक्शन, मास आता नाइट्रोजन और मास आता हीलियम न्यूक्लियर। जब इनको जमा करेंगे मास आता नाइट्रोजन बेटा 14.031 के बराबर, और यूनिट्स के अंदर ये किया जाता है, और वहीं मास आता हीलियम न्यूक्लियर 4.0026 यूनिट्स के अंदर मौजूद होता है। जब आप इसका सम करेंगे तो ये बेटा आपके पास आता है 18.0057 यूनिट्स के अंदर। और वही टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन, मास आता ऑक्सीजन हमने ले लिया, ठीक है बेटा, और मास आता प्रोटॉन हमने यहाँ से ले लिया, तो मास आता ऑक्सीजन 16.99 यूनिट्स के अंदर, और मास ऑफ द प्रोटॉन आपके पास होता है 1.0078 यूनिट्स के अंदर। जब इसका सम करेंगे तो बेटा आता है 18.0069 यूनिट्स। अब यहां पर गौर करें, जब इसके मास डिफरेंस को निकालेंगे तो राउंड अबाउट आपके पास ये बेटा बनता है 1.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। इतनी एनर्जी का डिफरेंस आता है। उसकी वजह यही है कि आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन के मुताबिक कुछ हद तक कुछ मास जो है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। हमने इस रिएक्शन में अभी कहा कि हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हमें कुछ ना कुछ हद तक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाकर ये रिएक्शन न्यूक्लियर लेवल पे तो पॉसिबल हो सकेगा। तो इसीलिए इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब ये रिएक्शन नेचर के अंदर एग्जिस्ट कर जाता है। तो इसीलिए ये एनर्जी डिफरेंस आपको इन दोनों में दिखाई दे रहा है। क्लियर बेटा? तो ये दो रूल्स आपके सिलेबस के अंदर डिस्कस की गई है, तो मैंने भी वही आपको डिस्कस करा दिए। इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी लाजमी फॉलो करेंगे। इसके बाद एक बेटा आपका छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जिसका भी आप न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को फॉर द फर्स्ट टाइम 1932 के अंदर जेम्स चैडविक
ये एक साइंटिस्ट थे जेम्स चैडविक, इन्होंने बेटा दरियाफ्त किया था पहली दफा जब ये बेरिलियम को अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड करा रहे थे। जब ये बेरिलियम कार्बन के अंदर बदली तो इन्होंने एक न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व किया इस रिएक्शन के जरिए से। ठीक है बेटा, इन्होंने पोलोनियम सोर्स में से अल्फा पार्टिकल्स को निकाला, अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड कराए बेरिलियम के ऊपर। बेरिलियम में से इन्हें किसी किस्म के पार्टिकल्स ऑब्जर्व नहीं हुए। उसकी वजह यह है कि न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल है, किसी भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां से ये डिफ्लेक्ट नहीं होते। जबकि इन्होंने जब इनके सामने इसी बेरिलियम में से निकलने वाले न्यूट्रॉन्स के सामने पैराफिन सोर्स को रखा तो उस वक्त इन्होंने देखा कि पैराफिन में से प्रोटॉन्स खारिज हो रहे हैं। अभी परेशान से हो गए कि यार क्या बात है। इन्होंने देखा कि पैराफिन के अंदर चूंकि हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होते हैं बेटा, H एटम्स मौजूद होते हैं, तो हाइड्रोजन एटम्स चूंकि प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स एक जैसा ही मास रखते हैं प्रोटॉन्स जैसा, तो तब इन्हें जाकर ये चीज समझ में आई कि हम दोनों कहीं ना कहीं ऐसा पार्टिकल है जिसका मास प्रोटॉन के मास से बराबर है और ये इसी बेरिलियम में से निकल कर आगे आकर इनमें से प्रोटॉन्स को नॉकआउट कर रहा है। और पहली दफा इन्होंने इनको नाम दिया था न्यूट्रॉन्स का कि भी हमारे पास चार्जलेस पार्टिकल हैं न्यूक्लियस के अंदर मौजूद, जिनकी पहले प्रेडिक्शन रदरफोर्ड कर चुके थे, तो वो पार्टिकल यहाँ मौजूद है। तो इन्होंने इस रिएक्शन के जरिए से इनको डिस्कवर किया था। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आता है एमसीक्यूज के लिहाज से। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक न्यूक्लियर रिएक्शंस और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो हम रेडिएशन के डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम देखेंगे जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं ये दो तरह के होते हैं, फिशन प्रोसेस, ठीक है, फिशन न्यूक्लियर रिएक्शन और फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्शन। ये हैं क्या इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।